गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका इंस्ट्रक्टर प्रदीप कुशवाहा ट्रेड थ्योरी की क्लास फर्स्ट ईयर को लेके आपके सामने आया हूं। और जैसा कि आप लोग इस अभ्यास शीर्षक में देखिए कि हमने आपको बहुत सारे चैप्टर अब तक पढ़ा दिए हैं, जिसमें फाइलों के प्रकार, सतह गेजें, धातु काटने, साधारण नापने का यंत्र और सरफेस प्लेटें और धातुओं के भौतिक और जो यांत्रिक गुण हैं उसके बारे में आपको पढ़ाया गया था। और आज जो क्लास है वो है धातु काटने वाली आरी, मतलब मेटल कटिंग सॉ। बहुत सी ऐसी आरियां होती हैं, मशीन वाली आरियां, जिससे हम धातु काटते हैं। एक तो आप हैंड सॉ हेक्सा से काटते हैं, और बहुत सारी ऐसे काम होते हैं जहां पर आपको पावर सॉ, मतलब कि जो मशीनों द्वारा ऑपरेट किया जाता है, ऐसी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम उसी के बारे में आपको पढ़ाएंगे। इसका नाम है चैप्टर का धातु काटने की आरी, मेटल कटिंग सा। इसमें हम पढ़ेंगे धातु काटने की आरियों की जो सामान्य प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं। क्षैतिज बैंड आरा, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके क्या क्या लाभ हैं। विभिन्न प्रकार की कटिंग आरियों की विशेषताएं क्या क्या हैं, और कॉन्टूर आरी की विशिष्ट उपयोग क्या क्या होते हैं। मशीन से देखते समय बरते जाने वाली सावधानियां क्या क्या हैं। ये सब सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में आज कवर करेंगे। तो जैसे कि देखिए कि जो विभिन्न प्रकार की जो धातु काटने की आरी होती है वो अलग अलग उद्योगों में इस्तेमाल की जाती है। जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है उसी के बारे में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। सबसे पहला देखिए पावर वाली आरी। सबसे पहला जो दिया हुआ है यहाँ पे पावर वाली आरी, इसको बोलते हैं पावर सा। पावर सा। उसके एक होता है क्षैतिज बैंड आरा, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल बैंड सा। सा माने होती है आरी। वृत्तीय आरा, सर्कुलर सा। सर्कुलर सा। और जो आखिरी है आपका, और जो अगला है उसको बोलते हैं कॉन्टूर सा। कॉन्टूर सा मतलब होता है वही समुच्च बैंड आरा, उसको बोलेंगे CON CONTOUR, कॉन्टूर सा। कॉन्टूर सा को ही बोलते हैं समुच्च बैंड आरा। ठीक है, अब इसके बारे में बारी बारी। जो सबसे पहला है इसको हम लोग बोलते हैं पावर सा। जैसा मैंने बताया पावर वाली आरी जो दिखा रहा है यहाँ पर, पावर सा जो सबसे पहला है। इसमें क्या होता है कि जैसा आप देख रहे हैं, यह बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला धातु काटने का आरा है। और इसमें क्या होता है कि जैसे बीच में कोई जॉब है, यहाँ पर देखिए ना, इधर से पकड़ क्या नाम है, वाइस है, दोनों साइड्स को बांध के रखती है वाइस। ठीक है, इसमें वाइस है, ये इसको बांध के रखती है। ये क्या है, ये मटेरियल है जिसे काटना है। ठीक है, ये मटेरियल है जिसे काटना है। यहां पर हम लिख दे रहे हैं मटेरियल, MATERIAL, मटेरियल, इसे काटना है। और किससे कटेगा, इससे कटेगा। जो सॉ ब्लेड है आपको दिख रही है ना, सॉ ब्लेड, इससे कटेगा। अब ये क्या करता है, ये ब्लेड, ये यहाँ पर हाइड्रोलिक पंप लगा होता है, एक हाइड्रोलिक पंप, जिससे ये क्या है, गोल गोल यहाँ पे घूमता है और रेसिप्रोकेटिंग। और कैसी गति करता है, रेसिप्रोकेटिंग। रेसिप्रोकेटिंग गति। रेसिप्रोकेटिंग मतलब क्या होता है, एक बार आगे और एक बार पीछे, एक बार आगे और एक बार पीछे, इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं पाश्चाग्र गति।
पाश्चाग्र, पश्च और अग्र, पाश्चाग्र गति। तो जब ये यहां पर इसको काटता है तो ये क्या करता है, आगे पीछे पीछे, ये जो ब्लेड है ये आगे पीछे मूव करता है। ठीक है, यहां पर एक पुली लगी होती है इस जगह पर, और इससे ये ब्लेड कनेक्ट होता है। जब ये पुली घूमती है गोल गोल तो ये ब्लेड आगे पीछे मूव करता है, एक बार आगे जाता है, एक बार पीछे आता है। तो आगे पीछे जब ये करता है तो ये जो प्रोडक्ट है, ये जो मटेरियल है वो कटना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये ब्लेड बहुत ही मोटा होता है, इसकी जो थिकनेस है 5 mm से 10 mm तक भी होती है, बहुत मोटी थिकनेस होती है, जिससे कोई भी भारी से भारी जॉब बहुत आसानी से काटा जा सकता है। वर्क पीस, कोई भी भारी काम करने के लिए हम लोग पावर सा का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम मैनुअली हेक्सा ब्लेड से नहीं काट सकते, या काटते काटते बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पावर सा का इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, पावर सा। ठीक है, पावर सा आप लोग समझ गए क्या होता है। यहां पर देखिए, इसको दोनों वाइस से बांध दिया जाता है, जो आपको इस साइड से और इस साइड से, और बांधने के बाद फिर बीच में पार्ट होता है, उसको इस ब्लेड के द्वारा आगे पीछे ये पावर से चलता है। यहाँ पर एक प्लग होगा जो बिजली से कनेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए मोटर लगी हुई है, ये फ्रेम है इसका, इस फ्रेम में यहाँ पे पार्ट लगा हुआ है, ये वर्क पीस है, ये वाइस है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ये आगे पीछे जब ये गति करेगा ब्लेड, तो जब ब्लेड गति करेगा तो ये पार्ट जो है कट जाएगा। तो भारी से भारी भरकम पार्ट, लोहे का मेटल काटने के लिए हम पावर सा का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें कूलेंट की भी व्यवस्था होती है। यहाँ पर साइड में एक कूलेंट होता है, जो अगर पार्ट गर्म हो जाए तो उसमें पानी लगातार गिराता रहता है। तेल और पानी का एक घोल होता है, कूलेंट हम बोलते हैं उसे, उसी का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए क्षैतिज बैंड आरा दूसरा है ये, जिसको मैंने क्या बोला था आपको, हॉरिजेंटल बैंड सॉ। चित्र नंबर 2 यहाँ पर है, क्षैतिज बैंड सॉ। ठीक है, इसमें एक आरा फ्रेम होता है जिस पर एक मोटर लगी होती है, 2 चरखी पहिए हैं जिन पर अंतहीन बैंड सा गुजरता है, मोड़ पर स्टेप पुली के माध्यम से गति भिन्नता पाई जाती है। चलिए इतना पढ़ लेते हैं पहले। अब जैसे कि इसने क्या बोला, इसमें एक आरा फ्रेम होता है और जिस पर मोटर लगी होती है। यहाँ पर देखिए, ये फ्रेम लगा हुआ है और यहाँ पर एक मोटर लगी हुई है, ये मोटर है, ये मोटर यहाँ पर लगी हुई है। अब यहाँ पर क्या है, ये क्या होता है इसने, और आगे क्या लिखा है, 2 चरखी पहिए जिन पर अंतहीन बैंड सा गुजरती है। 2 अंतहीन पहिए, एक पहिया ये कवर है इसके अंदर लगा होता है और एक यहाँ पर लगा हुआ है, और इसी पे ब्लेड क्या है, घूमती रहती है। अंतहीन मतलब क्या है, इसका कोई अंत ना हो, घूमती रहती है ये ब्लेड, ऐसे घूमती रहती है गोल गोल। ठीक है, उसके बाद मोटर पर स्टेप्ड पुली के माध्यम से गति भिन्नता प्राप्त की जाती है। उसमें क्या है, यहां पर देखिए इस जगह पर कई अलग अलग टाइप के यहां पर अलग अलग पुलियां लगी हुई हैं, अलग अलग साइज की। जब भी गति को बढ़ाना या घटाना होता है तो पट्टे को, जो उसकी जो है ब्लेड है, ब्लेड क्या पत्ती के रूप में है जो चारों तरफ घूम रही है, ब्लेड यही ब्लेड है जो घूम रही चारों तरफ। ये पुली पे नीचे कभी ऊपर, जैसा भी आपको, अगर स्पीड कम करनी है तो छोटी पुली पे चढ़ा दी जाती है, स्पीड बढ़ानी है तो बड़ी पुली पे चढ़ा दी जाती है। तो यहाँ पे जो पुलियां बनी हुई है ना, इस पुली पे ही अरेंजमेंट किया गया है। जैसा कि यहाँ पॉइंट 3 में लिखा गया, मोटर पर स्टेप्ड पुली के माध्यम से गति भिन्नता प्राप्त की जाती है। और उसके बाद लिखा है, रोलर ग्राइंड ब्रैकेट काटने के क्षेत्र में ब्लेड के लिए कठोरता प्रदान करते हैं और काटने के दौरान ब्लेड को भटकने से रोकते हैं। रोलर गाइड, यहाँ पर देखिए रोलर गाइड भी लगे हुए हैं, ये देखिए, ये रोलर गाइड जो है ना यहाँ और यहाँ, ये क्या करते हैं, जब ये ब्लेड घूम रहा होता है तो ब्लेड इधर उधर भागे ना, उनको एक सीध में चलाए रखने के लिए, एक समान मतलब एक यूनिफॉर्म मोशन गति बनाए रखने के लिए ये दोनों अरेंजमेंट लगाए जाते हैं, रोलर ब्रैकेट्स, ताकि जो ब्लेड है एकदम एक समान सीधी गति में चलता रहे। उसके बाद क्या है, समायोजन हैंडल का उपयोग करके ब्लेड में तनाव को बनाए रखा जा सकता है। अब समायोजन हैंडल क्या है, समायोजन हैंडल यहाँ पर एक दिया होगा,
यहाँ पर देखिए एक हैंडल दिया हुआ है, समायोजन हैंडल है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। समायोजन हैंडल से हम क्या करते हैं, ब्लेड की तन्यता को, मतलब उसमें कितना तनाव हमें रखना है, तनाव बनाकर रखना है उस ब्लेड से, इससे हमें, ताकि उस तनाव के माध्यम से हम ब्लेड में जितना तनाव बना रहेगा तो ब्लेड उतना ही शार्प कटिंग करेगी, तो उसमें शार्पिंग कटिंग बनाए रखने के लिए। तो ये जो पार्ट है, ये जो ब्लेड लगातार चलती रहती है, उसी ब्लेड के आसपास हम लोग यहाँ पर, जैसे ये जो बीच में स्लॉट दिए हुए हैं, इसी के बीच में पार्ट को रखा जाता है। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये जो स्लॉट यहाँ पर दिए हुए हैं, ये और ये, इन्हीं के बीच में कोई भी पार्ट ऐसे रख दिया जाता है, और फिर उसको ब्लेड के माध्यम से, जब ब्लेड गोल गोल घूमते हैं इधर से इधर और इधर से इधर, तो ये इसे वो काटने का काम, ये लगातार चलते रहते हैं, बस आपको पार्ट को वहां रख देना है और वो चलते रहेगा और उसे काटता चला जाएगा। तो ये काम होता है आपका हॉरिजेंटल, जो क्षैतिज बैंड आ रहा होता है उसका काम होता है, ये क्षैतिज बैंड आ रहा, फिगर नंबर 2 में जो आपको दिखाया गया है। और इसके बाद परिपत्र देखा, ये देखिए गलत लिखा हुआ, परिपत्र देखा नहीं है, ये गलत है, इसको आप पढ़ेंगे वृत्तीय आरा, सर्कुलर बैंड सा, ये सर्कुलर सा है, सर्कुलर सा, ठीक है, वृत्तीय आरा। वृत्तीय आरा, जैसा कि अपने नाम से ही ये जस्टिफाई कर रहा है अपने आप को, नाम से ही अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है कि वृत्तीय मतलब वृत्त, जिस ब्लेड का आकार गोल हो, जिस ब्लेड का आकार गोल हो उसी को हम क्या कहेंगे, वृत्तीय, सर्कुलर सा। कुछ नहीं है इसमें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्लेड लगी हुई है, बीच में मोटर के माध्यम से शाफ्ट है, चलाई जा रही है, और यहाँ पर ब्लेडें ऐसे ऐसे निकली हुई हैं। अब ये अपनी जगह पर तेजी से घूम रहा है, ये अपनी जगह पर खूब तेजी से घूम रहा है, बस आपको कोई भी चीज काटनी है इसके सामने लेकर आ जाइए और काट के निकाल दीजिए। जैसे आपने देखा होगा, जो लकड़ी काटने वाला होता नहीं है, लकड़ी काटने की मशीन होती है बड़ी बड़ी, वो ऐसे ही खड़ी होती है, बीच में से चीरा जब लगाया जाता है, काट के एकदम अलग अलग कर देता है। तो ये वृत्तीय सर्कल मतलब बैंड आ रहा है, इसी को कहते हैं। उसके बाद देखते हैं कॉन्टूर आरी, ये ऊपर वाला आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है, बस सर्कुलर होता है, इस पे ब्लेड्स बनी होती हैं, और कोई भी धातु इसमें काटनी होती है इसके सामने लेकर चले आते हैं, उसको बोलते हैं सर्कुलर सा। आपने देखा होगा वेल्डिंग में जो मेटल काटने वाला एक होता है सर्कुलर, वो भी बैंड सर्कुलर आकार का होता है, और सीधे लाते हैं और उससे किसी भी छड़ को काट लिया जाता है। तो ये हो गया आपका वृत्तीय आरा। अगला आपका कंटूर आरी, फिगर नंबर 4 में देखिए, इसमें एक धातु बैंड आरा ब्लेड का उपयोग किया जाता है। कंटूर आरी इसको बोलते हैं हम लोग, कंटूर आरी, फिगर नंबर 4 में देखना है हमें। इसे निरंतर काटने की गति हो, इसमें क्या होता है, लगातार ये काटता है। जैसे ये देखिए, जैसे ये ब्लेड है ना, यहाँ पर ब्लेड है दिख रही है, ये कोई जॉब है इतना बड़ा, यहाँ पर दिख रहा है। अब इसमें उसको लगातार काट के कोई हिस्सा निकालना है, तो यहाँ पर क्या, कंटूर आरी वर्टिकल होती है, वर्टिकल। यहाँ पर देखिए सॉ को गाइड करने के लिए यहाँ पर बना हुआ है, ये टेबल बनी हुई है, हैंड व्हील बना हुआ है, बट वेल्डर है, ग्राइंडर है, मतलब बहुत सारे ये सब जॉब सिलेक्शन डायल, मतलब मशीन के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा है। लेकिन इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो काटने का तरीका क्या है, ये देखिए, इसमें बेसिकली बस कोई भी जॉब रखा है तो उसको, ये आरी क्या है, बस लगातार ऊपर नीचे चलती रहती है। ये जो आरी है ये लगातार चलती रहती है, नीचे मशीन है ऐसे ऐसे चलती रहती है, आपको दिखाई नहीं देगा, और चलती रहती है और आगे पीछे भी चलती रहती है, आगे पीछे दाएं बाएं, मतलब कहीं भी ये इधर ऐसी गति, पाश्चाग्र गति या लेफ्ट या राइट, चारों तरफ ये मोशन कर सकती है। तो मोशन के आधार पर ही अगर कोई भी डिजायरेबल शेप है, कोई भी इच्छित जो उसमें नक्शा है, आप जिस प्रकार की जॉब है उसमें अपने इच्छा अनुसार काट सकते हैं। ये होता है कंटूर आरी, ये स्पेसिफिक आरी होती है जो बहुत ही कम इस्तेमाल की जाती है। जैसा कि आप इसमें देखिए फिगर नंबर 6 में,
5 में देखिए, पहले फिगर नंबर 5 आपको दिखा देता हूँ। फिगर नंबर 5 देखिएगा आप लोग, यहाँ पर देखिए कंटिन्यूअस कटिंग। ये क्या है? सर्कुलर है, ये लगातार चलता रहता है, इधर से आ रहा है इधर से जा रहा है, और ये आरी के दांते यहाँ बने हुए हैं। अब दांते क्या है? इस मेटल को काटते हुए जा रहे हैं, यहाँ पे काटते हुए जा रहे हैं। और अनरिस्ट्रिक्टेड मशीन जियोमेट्री, जैसे इसमें देखिए क्या दिया है, ये किसी भी दिशा में काट सकता है, दिशा दिखा रहा है ये आपको, मतलब ये किसी भी दिशा में धातु के अलग अलग प्रोफाइल काटने के लिए इस मशीन को बहुत उपयोग किया जाता है। वेरिएबल स्पीड पुली की मदद से काटते हैं, पुली इसमें भी लगी होती है जिसमें अलग अलग स्पीड आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। टूटे हुए काउंटरों आरब ब्लेड की मरम्मत के लिए इस मशीनों के ब्लेड के सिरों पर ट्रिम करने के लिए कतरनी, सिरों को जोड़ने के लिए एक बट वेल्डिंग मशीन और वेल्डेंट को जोड़कर खत्म करने के लिए छोटा सा ग्राइंडर लगाया जाता है। इसमें भी जैसे अगर इन केस ब्लेड टूट गया तो उसको वेल्ड करके जोड़ा जाता है, फिर उसमें जो वेल्ड करके अगर आप जोड़ देते हैं तो उसको ग्राइंड करके घिसा जाता है ताकि उसमें चिकनाहट बनी रहे, क्योंकि गोल गोल घूमेगा तो मशीनों में कहीं ना कहीं जाके टकराएगा। तो देखिए कि इसमें क्या है, इसको किसी भी कोण पे झुकाया जा सकता है। जैसे आप मशीन में देखिए ना, यहाँ पर सारा कंट्रोल इसका यहीं से है। ये पूरी जो आर्म है इसको आप इस डायरेक्शन में भी ले जा सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी ले जा सकते हैं, इधर भी ले जा सकते हैं, इधर भी ले जा सकते हैं, मतलब दाएं बाएं एंगल में कहीं भी इसको चारों हर दिशा में घुमाया जा सकता है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। हर दिशा में इसको 1 2 3 4 8 दिशाओं में ये जा सकता है काटने के लिए। जैसा कि फिगर नंबर 6 में देखिए आप, इसके द्वारा काटा गया है। कोई शेप ऐसे काटनी है तो भी काटा जा सकता है, कोई शेप ऐसे काटनी है तो भी काटा जा सकता है, हर प्रकार की शेप। कोई शेप को टेढ़ा काटना है तो भी काटा सकता है, कोई साइड से काटना है तो भी काटा जा सकता है, मतलब किसी भी एंगल पे, किसी भी रेखीय गति या एंगुलर गति, एंगुलर लाइन, किसी भी तरीके से इसको काटा जा सकता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं कि मशीन से अगर हम कोई चीज काट रहे हैं मशीन से, तो उस समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है। सुरक्षित और कुशलता से काम करने के लिए कुछ सावधानियों का हमें पालन करना पड़ेगा। नहीं पालन करेंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, चोट लगेगी। चोट लगेगी तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। सेटिंग के काम का माप लेते समय मशीन को हमेशा बंद रखें। देखिए, जब भी आपको कोई चीज काट रहे हैं, अब आपको डाउट है कि मतलब डाउट है या चेक करना है कि सही कट रहा है कि नहीं, तो सही माप लेनी है आपको। ये नहीं कि चलती मशीन है उसी में आपने मीटर लगा दिया या वर्नियर लगा के चेक करने लगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले मशीन का स्विच ऑफ करना है, मशीन को पूरी तरह रुक जाने का इंतजार करना है। जब मशीन रुक जाएगी तब आपको माप लेनी है कि वो सही है या नहीं है। कभी भी चलती मशीन पे, मैंने पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया है कि कभी भी चलती मशीन पे माप हमें नहीं लेनी चाहिए, चलती मशीन पे माप नहीं लेनी चाहिए। कार के प्रक्षेपित सिरों को अच्छे से संरक्षित किया जाना चाहिए ताकि दूसरों को सुरक्षा प्रदान की जा सके। जैसे कि कोई भी आपने जॉब है किसी मशीन पर रखा हुआ है, तो उसके कुछ हिस्से अगर बाहर की तरफ निकले हुए हैं अगल बगल, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि वो किसी को चोट ना पहुंचा रहे हो। जब उसको आप आगे पीछे इधर उधर घुमा रहे हैं तो किसी को चोट न लगे। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, तो अगर उस जॉब की लंबाई लंबी चौड़ी है, तो घुमाने से पहले, ऊपर नीचे करने से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए। सुनिश्चित करें कि काम गैंगवे में ना फैले। गैंगवे मतलब जो आपको बताया था मैंने, गैंगवे का मतलब होता है इंडस्ट्री में जो आने जाने के लिए रास्ता बनाया जाता है, उसे हम बोलते हैं गैंगवे। मान लीजिए ये कोई बहुत बड़ा प्लांट, छोटा सा प्लांट का एरिया है, ठीक है, और यहाँ पर मशीनें लगी हैं, कुछ मशीनें यहाँ लगी हैं, कुछ मशीनें यहाँ लगी हैं, कुछ मशीनें यहाँ, तो एक गैंगवे बनेगा। वो ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे, मतलब ये आने जाने का रास्ता है, यहाँ पर मशीनों के लिए बना हुआ जगह। तो ये जो रास्ते बने हुए हैं ना, कलर सेलेक्ट हो जा, तो ये जो रास्ता है ना, ये रास्ता है, इसी को हम बोलते हैं गैंगवे, जिसमें हम चलते हैं आगे पीछे, क्योंकि आप मशीनों के ऊपर तो आसपास बगल से जाओगे नहीं, तो गैंगवे बनाए जाते हैं। तो इसमें क्या लिख रहा है कि सुनिश्चित करें गैंगवे, कोई भी काम आप कर रहे हैं तो वो केवल अपने एरिया में ही रहे, इसके अंदर, वो इधर उधर सड़क पे जो गैंगवे रास्ते बने हुए उस पर नहीं फैलना चाहिए।
ये कहने का मतलब यही था इसका कुल मिलाकर। उसके बाद पतले टुकड़े देखते समय आरी के दांतों को टूटने से बचाने के लिए सामग्री को वाइस में सपाट रखें। इसका कहने का ये मतलब है कि कोई भी पतला, जैसे कि आप कोई पतली शीट काट रहे हैं या कोई पतली चीज काट रहे हैं, तो पतली चीज काटते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि वो एकदम सीधी हो। अगर वो बेंड होगी तो तुरंत वो फट जाएगी या क्रैक हो जाएगी, टूट जाएगी। आपने देखा ना, कोई ब्लेड, जैसी ब्लेड क्या होता है, बहुत पतला होता है, तो अगर वो सीधा, अगर उसको आपको काटना है तो एकदम सीधा रखना होगा। अगर थोड़ा सा भी एंगल में बेंड होगा तो वो क्या होगा, वो टूट जाएगा काटते समय। इसीलिए कोई भी पतली धातु में काटते समय उसको एकदम सीधा रखना होता है। तो उसको सिरे में वाइस में हमेशा सपाट करके रखना चाहिए। सुनिश्चित करें कि हमेशा काटने वाले तरल पदार्थ का ही उपयोग किया जाए। जैसे कि जब आप कोई चीज कटिंग करते हैं तो कटिंग करते समय हीट होता है, गर्मी उत्पन्न होती है, तो इस हीट से क्या होता है, धातु बहुत गर्म हो जाती है और मुलायम हो जाती है। तो उस मुलायम धातु को काटने से क्या होता है, उसमें डिफॉर्मेशन आ सकता है, गड़बड़ी हो सकती है, विकृति आ सकती है। तो उससे बचने के लिए हम लगातार क्या करते हैं, गर्मी से बचाने के लिए उसमें कूलेंट डालते हैं। क्या डालते हैं, कूलेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं शीतलक, ये डालते हैं। इसे डालने से लगातार क्या होगा, वो ठंडा रहेगा और धातु जो है बेहतर तरीके से कटती रहेगी। अत्यधिक काटने के दबाव देने से बचे, इससे ब्लेड टूट सकता है। बिल्कुल सही है। इसलिए कोई भी चीज अगर आप काट रहे, उसको उतना ही दबाव बनाए जितना धीरे धीरे मटेरियल काटने के लिए आवश्यक है। उसको इतना जरूरत से ज्यादा दबाव डालेंगे तो आपकी ब्लेड भी टूट जाएगी और आपको चोट लग सकती है। तो ये काम भी हमें नहीं करना है। जब एक ही लंबाई के कई टुकड़े काटने हो तो स्टॉप गेज का उपयोग करें। स्टॉप गेज क्या होता है, मान लीजिए आपको कोई शीट काटनी है, ठीक है, इतनी लंबाई में, और इसको इस टुकड़ों में काटना है, इसे एक ही साइज के सब काटने हैं, एक एक मीटर के। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो कटिंग मशीन लगी होगी और इसके क्या करेंगे, यहाँ से 1 मीटर पे एक स्टॉपर लगा देंगे। स्टॉपर लगा देंगे। जब आप यहाँ से इसको, इस चीज को यहाँ पर लगाएंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये आकर रुक जाएगा। तो ये क्या होगा, ये दोनों 1 मीटर की डिस्टेंस पे है। जब आप इसको यहाँ से काट देंगे, यहाँ से काट देंगे, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, फिर जब ये जाएगा तो यहीं जाके टकराएगा, फिर 1 मीटर की डिस्टेंस आगे, फिर इसको यहीं से काट देंगे। तो इसको बोलते हैं स्टॉपर। तो यही कह रहा है, स्टॉप गेज का उपयोग हमें करना चाहिए। छोटे वर्क व्हील्स को वाइस में रखते समय समान मोटाई के छोटे छोटे टुकड़े विपरीत छोर पर रखना सुनिश्चित करें। यह वाइस को कसने पर मुड़ने से रोकेगा। सही बात है। जैसे कोई छोटा पार्ट है, उसको अगर वाइस में तो आपको टाइट करना है, तो उसके लिए क्या करें, विपरीत छोर पर रखना सुनिश्चित करें, छोटे छोटे टुकड़े को विपरीत छोर पर। यह वाइस को कसने व मुड़ने से रोकेगा। इसका अर्थ यह है, ये इसलिए किया जाता है कि जॉ की जो लंबाई चौड़ाई होती है बहुत ज्यादा होती है। अब आपका पार्ट छोटा होता है तो उसको सपोर्ट देने के लिए हमें छोटे छोटे टुकड़े साइड में रखने पड़ते हैं। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि जो छोटे टुकड़े हैं वो विपरीत छोर पर रखें, ताकि वाइस में वो मुड़ने से, बेंड होने से बचा रहेगा। अगला, मशीन निर्माता द्वारा निर्दिष्ट तेल कैन, ऑयल गन, ग्रीस गन का उपयोग करके सांकेतिक बिंदुओं पर मशीन को लुब्रिकेंट करें। इसके कहने का यही मतलब है, मशीन जो भी कंपनी है उसने जैसा आपको बना के दिया और उसके मैनुअल में जो भी लिखा है कि उसमें किस प्रकार का तेल इस्तेमाल करना है, कितना तेल इस्तेमाल करना है और कैसे कैसे करना है, जो भी उसमें रूल्स और रेगुलेशन दिए हुए हैं, उसी के अनुसार ही मशीन का हमें मेंटेनेंस करना है। अपने तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाना है। जैसा मशीन मैनुअल में लिखा है हमें उसी प्रकार से ही कार्य करना है। तो यहां तक हमने पढ़ लिया आरआई के बारे में, और जो अगला टॉपिक है वो है आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आउटसाइड माइक्रोमीटर क्या होता है, इसमें हम पहले उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, फिर उसके हम बेसिक चीजों के बारे में जानेंगे कि उससे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें वर्डिंग पे मत जाइएगा, ये सब गलत लिखा हुआ है, प्राथमिक उपचार ये सब बेकार गलत है, इस पर ध्यान ना दें। इसमें हम बस ये पढ़ेंगे कि माइक्रोमीटर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं और इसे यूज कैसे किया जाता है,
इसका यूज करने का क्या तरीका है। ठीक है, माइक्रोमीटर एक सटीक उपकरण है जिसका उपयोग जॉब को, नौकरी नहीं है यहाँ, जॉब है, मतलब कोई भी जॉब पार्ट है को मापने के लिए किया जाता है। आमतौर पर 0.01 mm की सटीकता के भीतर। सटीकता मतलब कि इससे कम से कम, मिनिमम, इससे छोटी, इस सबसे छोटी माप 0.01 mm तक मापी जा सकती है। अगर कोई 0.01 mm तक का पार्ट है तो इससे मापा आराम से जा सकता है। इसी को बोलते हैं आप लीस्ट काउंट, अल्पतमांक। अल्पतमांक इसी को बोलते हैं। बाहरी माप लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले माइक्रोमीटर को बाहरी माइक्रोमीटर के रूप में जाना जाता है। कोई भी अगर, जैसे कि अब ये कोई डाया है, अगर इसको हमें बाहर से नापना है दोनों साइड से, तो हम लोग क्या, बाहरी माइक्रोमीटर का, आप इस बाहरी माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इस आप चित्र में देखिए, अब फिगर नंबर 1 में इसमें क्या क्या पार्ट है पहले देखिए। ये देखिए फ्रेम है एक सी टाइप में, इसके बाद यहाँ स्पिंडल है लॉक करने के लिए, ऐसे बैरल है, यहाँ पर बैरल बना होता है, इस पे अंक लिखे होते हैं। ये थिम्बल है, थिम्बल पर भी अंक लिखे होते हैं। और ये रैचेट है, इसको आगे पीछे खोलने और बंद करने के लिए। ये जब आप इसको खोलेंगे तो ये जो हिस्सा यहाँ पर है ना, ये खुलता जाएगा यहाँ तक, पूरा यहाँ तक चला जाता है। ठीक है, इसके अब ये भी अलग अलग साइजों में उपलब्ध होता है कि ये कितने mm तक का होता है। ये छोटी माप के लिए होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, बड़े आस्तीन के लिए तय किया गया यह डेटम लाइन और ग्रेजुएशन, इसी पर सारे ग्रेजुएशंस लिखे होते हैं। जैसे इस पे जो सारे अंक है ना, यहाँ पर ऐसे 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 लिखे होते हैं। जैसे आप कितना माप ले रहे हैं इसी पे रीडिंग लेके हमें देखना होता है कि कितनी माप है। नोक, थिम्बल के ऊपर उभरी हुई सतह पर ग्रेजुएशन अंकित होते हैं। जो नोक है उस पे ग्रेजुएशन अंकित होते हैं। इससे धुरी, उसके बाद निहाई वाला हिस्सा इसे बोलते हैं एनविल, जहाँ पर हम जॉब को पकड़ते हैं। स्पिंडल लॉक नट, यहाँ पर स्पिंडल लॉक नट लगा होता है। जैसे कि जब आप कोई चीज माप रहे हैं तो आगे पीछे दोबारा हिले ना, उसमें कोई एरर ना, उसको लॉक कर दिया जाता है। लॉक करने से क्या होता है, वो फिर जो जॉ होता है वहीं पर फ्रीज हो जाता है, रुक जाता है, ना आगे जाएगा ना फिर पीछे जाएगा, लॉक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद थिम्बल हो गया, बैरल हो गया, सॉफ्ट स्टॉप हो गया। ये देखिए 0 से 25 mm यहाँ पर लिखा हुआ है। ये क्या, 0 से 25 mm तक की नाप इसमें ली जा सकती है, इस माइक्रोमीटर में 0 से 25 mm तक। अब काम करने का सिद्धांत क्या है इसका, माइक्रोमीटर स्क्रू और नट के सिद्धांत पर काम करता है। एक घुमाव के दौरान धुरी की अनुदैर्ध्य गति पेंच के पिच के बराबर होती है। इसका मतलब ये है, अब आपको बता देते हैं। जैसे ये जो है ना थिम्बल, जैसे इसको अगर आप एक चक्कर पूरा घुमाएंगे, एक चक्कर पूरा जितना घुमाएंगे ना, एक चक्कर घुमाने पर क्या होता है, इसको जब एक चक्कर पूरा घुमाएंगे, एक चक्कर केवल 360 डिग्री, 360 डिग्री जब घुमाते हैं तो जो भी डिस्टेंस ये कवर करता है, आगे की तरफ जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिच। तो एक सर्कल पूरा घुमाने पे जितनी डिस्टेंस वो कवर करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। पिच, इसके अंदर भी क्या होता है, थ्रेड कटी होती है, चूड़ी होती है, ये लंबी से ऐसे चूड़ी होती है, इस पे थ्रेड कटी होती है, ऐसे ऐसे थ्रेड कटी होती है। तो एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड की दूरी जो होती है वो तय करता है एक चक्कर में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पिच कहते हैं। और ये जो माइक्रोमीटर दिया गया है, ये जो एक पिच है, एक पिच की जो उसमें डिस्टेंस दी हुई है ना, एक पिच की, वो होती है 0.5 mm। ठीक है, इसको 0.5 mm कहते हैं। मतलब यहाँ पर जो ग्रेजुएशंस बने होते हैं उसमें 0.5 mm तक ये आगे बढ़ जाता है, अगर इसको हम यहाँ एक चक्कर घुमाते हैं।
अब सवाल उठता है कि इसका लीस्ट काउंट मतलब अल्पतमांक, जिससे अल्पतमांक क्या होता है कि उस उपकरण द्वारा जो सबसे छोटी से छोटी माप, अल्पतमांक, अल्पतमांक पढ़ा होगा आपने कि किसी भी उपकरण से जो उसकी छोटी से छोटी माप ली जा सके वो उसका अल्पतमांक कहलाता है। अब जैसे लिखा है इसका अल्पतमांक कितना 0.0001 mm, सॉरी mm। तो ये आया कैसे, इसको भी निकालने का एक तरीका है। अब जैसे ये जो आप देख रहे हैं ना थिम्बल, थिम्बल पे छोटे 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 50 खाने बने होते हैं। थिम्बल पे टोटल कितने खाने बने होते हैं? 50 खाने बने होते हैं। अब पिच अपॉन थिम्बल पर बने हुए खानों की संख्या, मतलब इसका सूत्र ये होता है अल्पतमांक का, इसको हिंदी में बोलते हैं लीस्ट काउंट। तो इसका सूत्र का फॉर्मूला ये होता है पिच बटा थिम्बल पर बने खानों की संख्या, थिम्बल पर बने खानों की संख्या। तो पिच कितना है हमारा? पिच हमारा है 0.5 mm और थिम्बल पर बने खाने कितने हैं? 50 mm। इसको आप कट कर देंगे 0.01 mm, यही इसका अल्पतमांक होगा। इसी को हम बोलते हैं लीस्ट काउंट, अल्पतमांक। अल्पतमांक क्या है? उस उपकरण द्वारा मापी जाने वाली छोटी से छोटी माप, जिसे हम बोलते हैं अल्पतमांक। उसके बाद माइक्रोमीटर के बाहरी मीट्रिक का स्नातक काम करने का सिद्धांत हम लोग पढ़ ही रहे थे। और मैंने जैसे आपको यहाँ पे बताया बैरल में डेटम लाइन अंकित होती है और इसमें 0, 5, 10, 15, 20 के रूप में गिना जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। थिम्बल के घुमाव के दौरान धुरी द्वारा चली गई दूरी 0.5 mm होती है, एक चक्कर जो लगाता है, जो मैंने आपको बताया। और यही इसका लिस्ट काउंट जो इन्होंने निकाला है 0.5 बटा 50, तो एक 0.01 mm इसका लिस्ट काउंट आ जाएगा। माइक्रोमीटर के बाहर फिगर 1 में मीट्रिक की शुद्धता न्यूनतम गणना, इसी को बोलते न्यूनतम गणना मतलब लीस्ट काउंट 0.1 mm होती है। जैसे यहां पर अब ध्यान से देखिए आप लोग, 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है यहां पर, है ना, 1, 2, 3, 4। अब इसमें देखेंगे ना, जो 1, 2 के बीच में जो दूरी है वो 1 mm है। वो कितनी है? 1 mm है। और उसके बीच में छोटी लाइन बनी है ना, वो कितनी है? वो है 0.5 mm, 0.5, मतलब 1 mm का आधा। 1 mm का आधा कितना होता है? 0.5 mm। तो यही लिस्ट काउंट है। जब आप बैरल को इसको एक चक्कर अब जब आप घुमाते हैं ना, तो एक चक्कर घुमाने पे ये यहां से लेके यहां तक मतलब 0.5 mm की दूरी तय करता है। और इसमें जब इसके जो खाने बने हुए हैं, इसमें टोटल 50 खाने बने होते हैं, तो 0.5 पे 50 का हम भाग देते हैं तो 0.01 इसका जो लिस्ट काउंट है वो आ जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। इसको बोलते हैं डेटम लाइन, ये जो लाइन खींची होती है ना यहाँ पे, इसको बोलते हैं डेटम लाइन। हाफ मिलीमीटर्स, यहाँ पर देखिए हाफ मिलीमीटर्स लिखा हुआ है, इसको बोला जाता है ईच थिम्बल डिवीजन। यहाँ पे थिम्बल के डिविजन्स बने हुए हैं। आउटसाइड, ये आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में पूरा बताया गया है। इसको बोलते हैं रैचेट, इसको बोलते हैं रैचेट। इससे हम क्या करते हैं? इसको घुमाते हैं। ये क्या करता है? उतना ही दबाव डालता है जितना जरूरत है। अगर मान लो आप ज्यादा घुमाने लगेंगे तो इसके बाद वो घूमेगा तो सही, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो रैचेट का यही काम होता है कि बस आवश्यकता अनुसार जितना दबाव हमें चाहिए उतना ही दबाव बन सके। अभी अगर आप इससे घुमाएंगे तो क्या होगा? ये डैमेज हो सकता है और माप सही नहीं आएगी। इसलिए जब भी माप लेनी हो तो आपको केवल रैचेट का ही इस्तेमाल करना है। इस रैचेट के द्वारा ही इसको टाइट करना है, बाहरी माइक्रोमीटर के द्वारा। माइक्रोमीटर की रीडिंग ली कैसे जाती है वो आपको सिखा देते हैं हम लोग। अब जैसे इस एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना माइक्रोमीटर की रीडिंग ली कैसे जाती है। बहुत कम लोग इसको बार बार सीखते हैं तो, लेकिन बार बार भूल जाते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से सुनिएगा आप लोग।
सबसे पहले तो ये देखिए कि माइक्रोमीटर है कैसा। ये आउटसाइड माइक्रोमीटर है, इससे हम बाहरी डाया माप सकते हैं। उसके बाद माइक्रोमीटर बाहरी मतलब कोई भी बाहरी व्यास, डाया, रेखीय गति हम कुछ भी माप सकते हैं जो बाहर से मापनी हो। ये 0 से 25 mm तक होता है, 25 से 50 mm होता है, 50 से 75 होता है, 75 से 100 होता है, 100 से 125 होता है, 125 से 150 होता है। अब ये जो माइक्रोमीटर हमारा दिया है 50 से 75 दिया है, इसका मतलब ये जो डायमेंशन ले सकता है ये केवल 50 से 75 mm का बारे में ही बताएगा कि 50 mm से प्लस में और 75 mm से अंदर जो भी डायमेंशन है वही केवल इसके बारे में ये बता सकता है। नहीं 50 से कम बता पाएगा, नहीं 75 से ज्यादा बता पाएगा। अब इसको देखना कैसे है, कैसे पढ़ा जाना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी माप आपको निकालनी है उसको लास्ट में उसमें 50 जोड़ देना है, क्योंकि ये 50 से शुरू हो रहा है। तो जो भी माप इसमें आएगी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जो भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो जो भी माप आएगी उसमें हमें 50 को जोड़ देना है, क्योंकि हमें 50 से शुरू करना है। अगर यहाँ 0 लिखा होता तो हमें कुछ नहीं जोड़ना होता, 0 से 25, लेकिन यहाँ पर चूंकि लिखा हुआ है तो हमें कोई भी डायमेंशन आएगी उसमें 50 जोड़ना है। अब जैसे ये है, अब इसका ये जो हिस्सा है यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ देखिए। सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे ग्रेजुएशंस को देखना है। यहाँ पर ये जो बैरल ग्रेजुएशन है इसे देखना है। तो ये 0 से कितना आगे है, तो यहाँ पर देखिए कितना आगे है, ये 1 2 3, मतलब यहाँ टोटल 10 तक है। आपको इस लाइन तक देखना है, इस लाइन तक ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। जैसे आपने कोई चीज इसमें टाइट कर दी, यहाँ पर मान लीजिए टाइट करने के बाद ये कंडीशन है, यहाँ पर आपने यहाँ पर कोई प्रोडक्ट यहाँ पर लगा दिया है। अब यहाँ पर ये ऐसा दिखाई दे रहा है, तो आपको कैसे देखना है, तो 10 के बाद आप देखिए यहाँ पर कितना, 10 के बाद नहीं दिख रहा ना, 10 11 12 13, हमें 13 लाइनें दिख रही हैं एक एक mm की दूरी पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 13 नोट कर लेंगे यहाँ पे, 13। अब 13 में हमें क्या करना है, इसका अल्पतमांक, जिस हर वर्नियर कैलिपर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक लिखा होता है, इसका अल्पतमांक कितना है, लिस्ट काउंट, इसका लिस्ट काउंट है 0.01 mm। तो हमें क्या करना है, जो भी यहाँ पर संख्या आई है 13, अब आगे कितना हमें यही पता लगाना होता है। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है छोटी सी दूरी, ये हमें पता लगाना है कितना है। तो इसके लिए हम 0.01 से इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। गुणा करने पे क्या होगा, 2 अंक पे दशमलव है तो क्या आ जाएगा, 0.13 mm आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 0.13 mm आ जाएगा। तो अब टोटल डिस्टेंस हमें कितनी कवर करनी है ये बताना है। यहाँ पर देखिए न्यूनतम सीमा कितनी दी हुई है। अब हमें क्या करना है, इसको जोड़ देना है। अब जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं ना ये जो 10 के बाद 1 2 3 है, 13 हो गया, प्लस ये जो नीचे वाली है ना लाइन है, नीचे डेटम के नीचे वाली लाइन है, ये 0.5 की दूरी पर बनाई जाती है। तो यहाँ पर जैसे 1 है, इसका यह होगा 0.5 mm की दूरी पर होगा। यहाँ 2 है तो इसके बीच में होगा 1.5 mm है, ये 2 है तो ये मतलब ये 2.5 mm है यहाँ पर। इसी तरह अलग अलग दूरी पर ये बना होता है। तो हमें क्या करना है कि 10 के बाद हमें गिनना है 1 2 3 13 प्लस 0.5, मतलब ये टोटल डिस्टेंस अभी तक हमें जो दिखाई दे रही है वो 13.5 तक तो दिखाई दे रही है। उसके बाद जो बारीक सा असर दिख रहा है ना वो कितना है वो हमें जानना पड़ेगा। तो जानने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले आप देखेंगे कि ये जो बैरल है, बैरल का कौन सा खाना सीधी वाली लाइन पे मैच कर रहा है। तो ये 10 11 12 13, ये 13वां खाना मैच कर रहा है एकदम सीधा सीधा। तो जब 13वां वाला खाना मैच कर रहा है तो लिस्ट काउंट से 13 का हमने गुणा कर दिया यहाँ पे, तो कितना आ गया 0.13। तो हमें ये वाली जो डिस्टेंस मिल गई ना, ये जो बारीक सी है, ये 0.13 यही डिस्टेंस है। अब बाकी हमें इधर का हमें निकाल लेना है, बाकी इधर का दिशा कितनी बची है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो 50 से शुरू हो रहा है उसमें हमें 50 पहले ही जोड़ लेना है। तो हम क्या करेंगे, 50 प्लस ये कितना था यहां से यहां तक 13.5, 13.5 प्लस ये जो बारीक वाला असर रह गया वो कितना है 0.13।
इन तीनों को आपको जोड़ देना है। इन तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए यहां पर दिया हुआ है, इसको यहाँ पे 50 यहाँ पे और रहेगा 50.00। हम तीनों को जोड़ेंगे आप ना, तो ये आ जाएगा 63.63, 63.63। यही आएगा माइक्रोमीटर की रीडिंग। यही है तरीका माइक्रोमीटर को चेक करने का। एक बार फिर से आप लोग को समझा दे रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, जो सबको जाननी जरूरी होती है। ये नहीं सीख पाएंगे तो आप माइक्रोमीटर कभी नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। माइक्रोमीटर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो आप फिटिंग में आपको बहुत ज़्यादा समस्या आएगी। कोई भी जॉब आप अगर माइक्रोमीटर की सहायता से नाप रहे हैं तो आपको नापने में समस्या होगी। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस पिक्चर को ध्यान से देखना है। सबसे पहले हमें देखना है कि इस जो बैरल है, जो बैरल है इसको बोलते हैं बैरल, यहां से यहां तक इस बैरल की रीडिंग कितनी है। इस बैरल की रीडिंग है यहां से यहां तक, देखिए 10, 11, 12, 13 और ये 0.5 mm की दूरी पर है तो 13.5। तो ये टोटल दूरी तो हो जाएगी आपकी 13.5। उसके बाद पीछे आपका 50 mm है ही। अब ये जो बाकी जो हल्का सा बारीक दिख रहा है ना आपको यहाँ गैप, ये जो गैप है हल्का सा बारीक गैप, ये जो हल्का बारीक गैप दिख रहा है, इसकी दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस थिम्बल का सहारा लेंगे, इस थिम्बल के खाने का सहारा लेंगे। तो इसके थिम्बल पे आप देखिए ये जो लाइन है, इस सीधी लाइन पे कौन सी लाइन मैच करेगी, इस सीधी लाइन पे कौन सी लाइन, तो 10 के बाद 11वां, 12वां, 13वां, ये 13वीं लाइन सीधी सीधी मैच कर रही है। तो हम क्या करेंगे, 13 में लिस्ट काउंट कितनी इसकी 0.01, इससे गुणा कर देंगे, 0.1 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 0.13 mm। तो 13.5 यहां आ गया, 13.50 प्लस 0.13 और जो पिछला मैंने क्या बताया 50 से इसको लास्ट में आपको जोड़ना है शुरू में, क्योंकि 50 से ही शुरू हो रहा है। इसको जब जोड़ेंगे आप तो आपका आएगा 3, 6, 3, 5, 1, 6, 63.363 mm। ये इसकी माप हो जाएगी। तो ये है तरीका आपका जांचने का कि हमें माइक्रोमीटर को पढ़ना कैसे, जानना कैसे, तभी आप जान पाएंगे कि माइक्रोमीटर को इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, माइक्रोमीटर किसमें देखिए सारे पार्ट्स के बारे में बताया गया है कि इसमें बैरल होता है, टेम्पर्ड नट होता है, स्पिंडल होता है। अगर इसको पूरा खोल दें, लॉकिंग डिवाइस, थिम्बल, वॉशर, रैचेट जिससे टाइट किया जाता है, अलग अलग टाइप के होते हैं। ये देखिए स्पिंडल है, यहाँ थिम्बल बना हुआ है, ये थ्रेड है जिसके अंदर ये जो एक पिच मैंने आपको बताई थी ना, पिच, इसी के ऊपर ये आगे पीछे स्क्रू और नट और बोल्ट के सिद्धांत पे ये कार्य करता है। तो जब इसको आप घुमाते जाएंगे गोल गोल तो इसके ऊपर ये चढ़ता जाएगा। यही ये कार्य है, जैसे आप घुमाते जाएंगे ये जो हिस्सा ये आगे, जब खोलते जाएंगे तो ये हिस्सा पीछे आगे पीछे मूव करता है। यही बार बार। तो हमें क्या करना है, हमें इसको खोलना नहीं है, बस ये जानकारी के लिए आपको बता रहा है कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। इसमें थ्रेडेड नट होता है, टेपर, जिसपे यहाँ पर टाइट किया जाता है, स्प्लिट इंटरनल थ्रेड इसमें दिया जाता है। इसके बाद माइक्रोमीटर के मापने वाली नंगी उंगली को छूने से बचे, क्योंकि ये जंग खा सकता है। माइक्रोमीटर को क्या करना है, हमेशा ऐसी जगह पर रखना है जहां पर नमी ना हो। नमी रहेगी तो वहां पर उसमें जंग लग, क्योंकि ये लोहे का मतलब कि मेटल का पार्ट है, मेटल का पार्ट में जंग लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और कभी भी इसको जोर से दम इस पे बल नहीं प्रयोग करना है। बहुत ज्यादा बल प्रयोग करने से क्या होता है, ये डैमेज हो जाता है। तो इसको बहुत ही हल्के से, बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करने वाला उपकरण है, क्योंकि बहुत ही छोटी से छोटी माप लेता है।
और समायोजन के बाद माइक्रोमीटर को वापस रखते समय तेल की पतली परत लगाएं। हमेशा जब भी इसका इस्तेमाल कर ले माइक्रोमीटर का, तो इस पे हमेशा एक हल्का सा तेल का परत लगा के ही इसको वापस रखना चाहिए। और इसको बार बार इसके साथ हंसी मजाक नहीं करना चाहिए कि देख के हम इसके साथ खेलें या उसके हंसी वसी मजाक करें। और इसके लिए इसका एक डेडिकेटेड बॉक्स बना होता है, उसी बॉक्स के अंदर ही इसको रखना चाहिए। इसे खुले में ऐसे ही नहीं कहीं भी रख देना चाहिए अन्य उपकरणों के साथ मिला के, कि बहुत ही ज्यादा ये बारीक माप लेने वाला उपकरण होता है। इसको बहुत ही सावधानी से हमें रखना पड़ता है, अगर नहीं रखेंगे तो उसमें एरर आ जाएगी। तो आई होप आप लोग आज समझ गए होंगे कि माइक्रोमीटर से हमें माप कैसे लेनी होती है, लीस्ट काउंट क्या होता है। यही वीडियो अगर आपको समझना है तो बार बार देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और हमने और पावर सॉ के बारे में पढ़ा कि किस किस टाइप की सॉ होती है, उससे कटिंग कैसे की जाती है। तो आई होप आप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और बेहतर तरीके से मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको लोग को ये चीजें समझ में अच्छे तरीके से आए। और इस जब अगर इससे अलावा भी आपको मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसे और लोगों के साथ भी शेयर करें। देखिए, ये वीडियो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग आईटीआई के भारत स्किल का जो रट्टा मारेंगे ना ऑब्जेक्टिव, उससे पास तो हो जाएंगे, लेकिन अगर नॉलेज आपको चाहिए, उसके आगे पीछे की जानकारी चाहिए, तो आपको ये सब वीडियोस देखनी बहुत जरूरी है। ये वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वो ऐसा क्यों कह रहा था, ऐसा पूछ क्यों रहा था। जैसे आप लोगों ने अभी पेट का एग्जाम दिया होगा, पेट के एग्जाम में क्या हुआ था, अगर कोई सन याद करके गया है तो क्या हुआ, उसकी हालत खराब हो गई है, क्योंकि अब सन नहीं पूछ रहा है, अब पूछ रहा है कि सन में क्या क्या हुआ था, इसके आगे पीछे सारी हरकतें, सारी एक्टिविटी, उस सन के अंदर ये चीज कैसे की गई थी, ये चीज उस सन में मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि एक स्टेप अंदर की तरफ सवाल पूछे जा रहे हैं, ऊपर ऊपर बाहरी सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप सन याद करके जाएंगे तो आप क्या याद करने वाला सन याद करता है, उसे मतलब नहीं होता कि उस सन में हुआ क्या था, कैसे हुआ था, बस उसको ये पता है जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, उसने याद कर लिया। लेकिन कैसे हुआ था, उसके पीछे का क्या परिप्रेक्ष्य था, वो किस लिए किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऐसी क्या नौबत आ गई कि ये करना पड़ा, वो रॉलेट एक्ट था, उससे संबंधित बहुत सारी चीजें थी। उसके बारे में जब आप पढ़ेंगे कहानी की तरह, तब आपको समझ में सब चीजें आएंगी। तो आई होप आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूं आप लोग भी पढ़ाई करेंगे, तो अपनी स्टडी जारी रखिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद।